हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स कोचिंग सेंटर। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं इस एक्सरसाइज को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमण फलन के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि सिलेबस से तो बोल रहे हैं कि सिलेबस से हटा दिया है। फोग गोफ वाले जो आज पढ़ोगे तुम क्वेश्चंस, ये बोल रहे थे कि पिछले साल की सिलेबस से हटा दी है ये एक्सरसाइज, नहीं है ये एक्सरसाइज, लेकिन उसके बावजूद भी बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे एक क्वेश्चन आया था। तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करेंगे। क्या पता यहाँ बोल रहे हैं, क्या पता क्या पिछले साल ये बोल के कि ये सिलेबस में नहीं है और फिर भी क्वेश्चन दे दिया उसका। तो हमें ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़नी है और अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। बाकी की जो दो एक्सरसाइज थी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानो इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन और फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्युत्क्रम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन किसे बोलते हैं, क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो उससे पहले पढ़ेंगे क्या, फलनों का संयोजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बस फोकस करके पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है फलनों का संयोजन। फलनों का मतलब एक से अधिक फलन होंगे, संयोजन मतलब मिलाना, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक फलनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो फलनों का संयोजन बोलते हैं उसको। और जो नया फलन आता है बन के उसको बोलते हैं संयुक्त फलन। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एग्जांपल ले लो, दो फलन ले रहा हूं मैं, कोई एक fx ले रहा हूं, एक gx ले रहा हूं, और फिर उनको देखते हैं कि इससे कितने संयुक्त फलन बन सकते हैं या कितनी तरह से हम फलनों का संयोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लेके चल रहा हूं, fx ले लो पहले। fx एक फलन लिया हमने, ये लिया 2x + 7। ठीक, एक अलग फलन लिया हमने gx लिया sin x + 5। ठीक है, ये दो फलन ले ली। अब इन दो फलनों को हम कितनी प्रकार से संयोजित कर सकते हैं और नया जो फलन बनेगा, संयुक्त फलन बनेगा, वो कितने फलन बन सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये फलन fx है। ठीक है, इस fx फलन के अंदर x की जगह मैं gx डाल दूं, पूरा पूरा ये फलन ही इसके अंदर डाल दूं, तो कैसे बनेगा, f of gx, इस तरीके से बनेगा। f के अंदर x की जगह क्या रख दिया हमने, ये पूरा फलन उठा के रख दिया gx। एक तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा क्या, इस बार g फलन के अंदर fx फलन डाल दो x की जगह। तो g फलन के अंदर हमने क्या किया, ये x की जगह पूरा fx, इस x की जगह क्या, पूरा fx फलन ही डाल दिया। एक ये तरीका है। तीसरा क्या, तीसरा है कि f फलन के अंदर f ही फलन डाल दो। f फलन के अंदर x की जगह पूरा का पूरा ये फलन यानी fx डाल दिया, f के साथ f ऑफ fx कर दिया। ये एक तरीका हो सकता है। या फिर कर रहे हैं हम g फलन के अंदर x की जगह पूरा का पूरा gx ही डाल दिया, gx फलन डाल दिया पूरा। तो ये चौथा तरीका क्या है, g, और g के अंदर हमने क्या डाल दिया, gx। ठीक है, ये चार तरीके हो गए। अब होगा क्या, देखो ये लिखा है f ऑफ gx, यानी f फलन के अंदर जहां भी वेरिएबल है, जहां भी हमारा वेरिएबल यानी चर राशि है, x है, ये f फलन है, ये रहा x कहां है, ये, तो f फलन के अंदर क्या कर देंगे हम, gx डाल देंगे। या एक काम कर लो, gx फलन है क्या, f तो ऐसे ही रखा हमने, gx की वैल्यू रख दी, ये gx है क्या, gx है sin x + 5, तो यहां रख दिया हमने क्या, sin x + 5 इंप्लाइज दैट। ठीक है, हमने gx फलन की वैल्यू रख दी, बस इतना किया है और कुछ नहीं किया। अब फलन को जब हम खोलते हैं तो देखते क्या है, फलन कौन सा है, f, रखना क्या है वेरिएबल की जगह, जो भी ब्रैकेट में होता है।
देखो यहाँ g ऑफ x था तो ये फलन था, gx की पूरे की वैल्यू डाल दी। अब हमें f फलन खोलना है तो f फलन के अंदर जहां भी हमारा x है उस x की जगह ये रखना है हमें। देखो जैसे कि अगर ये fx दिया था, हमें fx दिया था 2x प्लस के 7, ठीक, हमें निकालना होता है f ऑफ 2 निकालना होता है तो क्या करते, इस वेरिएबल की जगह ये 2 रख देते, क्योंकि यहां पे x की जगह 2 रखा है तो यहां भी x की जगह क्या रख देंगे हम 2 इंटू 2 प्लस के 7, तो कितना हुआ 2 2 जा 4 प्लस 7 कितना हुआ 11, ठीक। इसी तरीके से f ऑफ 3 निकालते अगर, तो इसका मतलब जहां f फलन है, f फलन में वेरिएबल की जगह पे हम 3 रख देंगे इस बार, 2 इंटू 3 प्लस का 7, 2 3 जा 6 और 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसी तरह हमने किया क्या है, f ऑफ 2 निकाला, हमने वेरिएबल की जगह 2 रख दिया, f ऑफ 3 निकाला, वेरिएबल की जगह 3 रख दिया। हम f ऑफ साइन x प्लस 5 निकाल रहे हैं, f ऑफ साइन x प्लस 5 निकाल रहे हैं, तो जहां भी वेरिएबल है हमारा f फलन के अंदर वहीं हम साइन x प्लस 5 रख देंगे। तो f फलन ये रहा, 2x की जगह हमें क्या रखना है साइन x प्लस के 5, तो यहीं रखेंगे इधर, ये तो दूसरा है, नीचे यहाँ पे दूसरा करना है ना सोल्व, तो इसको यहीं कर लो। तो 2 इस x की जगह क्या रख दिया साइन x प्लस के 5, ठीक है, इस x की जगह रखे और प्लस में क्या है 7, प्लस में क्या है 7। मैं इसको रब कर दूं नीचे वाले को। अब कुछ नहीं है बस, अब तो कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 2 साइन x, 2 साइन x, 2 साइन x, इस 2 की 5 में गुणा होगी, 2 पंजे 10 और बाहर 7 रखा हुआ है, 10 और 7 को जोड़ दोगे तो 17। तो ये एक फलन मिला हमें, क्या, ये नया फलन मिला हमें, जिसको संयुक्त फलन बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे, संयुक्त फलन। हमने 2 फलनों को जोड़ा, यहां पे f के अंदर gx को डाल दिया, तो f और gx का संयुक्त फलन ये बना। और इस संयुक्त फलन को बोल लेंगे क्या, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, देखो f ब्रैकेट gx, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है o, f ऑफ g, फोग बनेगा ये, क्या बनेगा फोग, लास्ट में x है, f ऑफ gx, उसको भूल जाओ, इतना ही लिख दो, f ये ब्रैकेट हटाया, o आगे क्या था g, फोग बन गया। इसी तरह ये पहला था, सॉरी ये पहला था, ये दूसरा। इसी तरह g ब्रैकेट हटाया, fx है, तो इसका मतलब g ब्रैकेट हटाया, o लगाया, आगे क्या था f, x को छोड़ दो ऐसे, हमें पता है कि साथ में कोई ना कोई x में या y में किसी में तो फलन लास्ट वाला परिभाषित होगा, तो वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ गोफ। तीसरा f ब्रैकेट हटाया, f ब्रैकेट हटाया, क्या है f, तो ये बना फोफ। फिर इसी तरह चौथा क्या है g, ये ब्रैकेट हटाया, o लग जाएगा, g ब्रैकेट हटाया, o g। तो ये 4 तरह के फलन होते हैं, फोग, गोफ, फोफ, गोग, इस तरीके से, ठीक है। अभी इनको देखते हैं निकाल के, इनको g फलन के अंदर fx है, तो g तो रखा है एज इट इज, fx की वैल्यू रख दो, fx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस के 7, 2x प्लस के 7, 2x प्लस के 7 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें g फलन खोलना है, तो हमें g फलन पे ध्यान देना है, क्योंकि बाहर g रखा हुआ है, तो g फलन पे देखा, g फलन यहाँ है, हमने उस x की जगह यहाँ क्या रखा 2x प्लस के 7, 2x प्लस के 7 रखा, तो इस तरफ भी g फलन के अंदर इस x की जगह क्या रख देंगे 2x प्लस के 7, तो रख दो साइन एज इट इज, इस x की जगह हमें क्या रखना है, जो भी ब्रैकेट में रखा है वो वेरिएबल की जगह रखते हैं हम, तो रख दो यही 2x प्लस के 7। यही ध्यान रहे, ये इसके एंगल में रहेगा, क्योंकि एंगल में था x, तो एंगल में ही ये सब चीजें जाएगी, और बाकी का फलन जो का तू बचेगा 5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, जो बचा हुआ था। अब हमें देखना है फोफ, ठीक है। फोफ के लिए हमने क्या किया, o हटाया, ब्रैकेट लगा दिया, एक ही बात है, o हटाओगे तो ब्रैकेट लगा दो, या ब्रैकेट हटाओगे तो o लगा दो। f ऑफ fx, इस तरीके से पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। बाहर वाला f एज इट इज रखा, अंदर के fx की वैल्यू रख दो, अंदर के fx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस के 7, 2x प्लस के 7। अब जब हमें फलन खोलना होता है, हमें ये f फलन खोलना है, तो हमें f फलन पे ध्यान देना होगा। पहली बात तो ये रहा f फलन, ठीक है। यहां f के साथ जो भी ब्रैकेट में है वही वेरिएबल की जगह रख दो, ओपन हो जाएगा।
तो क्या करेंगे हम, इस x की जगह जो यहाँ ब्रैकेट में है वो रख देंगे, दो तो एज इट इज, ये दो तो एज इट इज, x की जगह क्या रखना है हमें, 2x प्लस के 7, यहाँ रख दिया 2x प्लस के 7। ठीक है, इस ये दो एज इट इज, x की जगह 2x प्लस 7 रखा, और फिर बचा हुआ 7 था जो वहाँ ऊपर फलन में, वो 7 यहाँ रख दिया। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। देखो इस x की जगह ये रखा, बाकी सब एज इट इज, 2 भी एज इट इज और 7 भी एज इट इज। अब तो कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा। 2 के अंदर गुणा करोगे, 2 दूनी 4x, 2 सते 14, और ये प्लस का 7 बाहर था, इसमें तो गुणा होगी नहीं, इसमें थोड़ी ना होगी गुणा 2 की, 2 की तो इस ब्रैकेट में होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है। अब 4x प्लस के 21 बचेगा, क्या बचेगा, 4x प्लस के 21। तो ये संयुक्त फलन बना, और इस संयुक्त फलन को बोल लेंगे क्या, फोफ। f और fx को अगर इस तरह से मिलाया जाए तो फोफ बनेगा। g और fx को इस तरह से मिलाया जाए दो फलनों को, तो g ऑफ f बनेगा, गोफ बनेगा। f और gx फलन, दो फलनों को मिला रहे हैं इस तरीके से कि f के अंदर gx को डाल रहे हैं, तो FOG फोग बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह से बचा क्या, गोग। g को ऐसे ही रखा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, gx की वैल्यू रख दो, gx की वैल्यू है sin x प्लस के 5, रख दिया भाई sin x प्लस के 5। ठीक है, अब g फलन को हमें खोलना है तो g फलन पे जाना पड़ेगा। g फलन ये रहा, यहाँ पे होता क्या है, जो भी फलन में g के साथ ब्रैकेट में जो भी रखा है वही फलन के अंदर x की जगह रख दो। किस फलन के अंदर, g फलन के अंदर, क्योंकि बाहर g लिखा है। f फलन होता बाहर, यहाँ f था तो f फलन के अंदर रखा था हमने ब्रैकेट वाली चीज। g फलन है यहाँ बाहर, तो g फलन के अंदर जहां भी वेरिएबल है, चर राशि है, उसकी जगह हम ये ब्रैकेट वाली चीज रखेंगे। तो g फलन यहाँ है, यहाँ क्या क्या है, साइन, और ये प्लस में है 5। इस x की जगह, जो साइन के साथ x था उसकी जगह हमें ये ब्रैकेट वाली चीज रखनी है, क्या, साइन x प्लस के 5। ये हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। अब बताओ, अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताओ जरूर। ठीक है, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, या नोट करने लायक तुम्हें कुछ लगे तो नोट कर लो, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स। उदाहरण नंबर 15 दिया है, मान लीजिए कि f सच दैट 2 3 4 5 टेंस टू 3 4 5 9, और g सच दैट 3 4 5 9 टेंस टू 7 11 15। दो फलन इस प्रकार है कि ये वैल्यूज दी हुई है, जो भी यहाँ वैल्यूज दी हुई है ये दी हुई है, तो हमें निकालना है गोफ। हमें निकालना है क्या, गोफ, यानी GOF, गोफ निकालना है। यानी अगर देखें हम तो GO हटा के ब्रैकेट लगाएंगे, FX लिख देंगे, FX, हमें पता है x आएगा लास्ट में, FX। गोफ का मतलब यही है, ओ हटाया ब्रैकेट लगा दिया, G ऑफ FX। यानी FX की वैल्यू रखनी है यहाँ g फलन के साथ। FX की क्या क्या वैल्यूज है, FX तो किस तरीके से दिया है, FX इस तरीके से दिया है कि F2 का कनेक्शन किसके साथ है, 3 के साथ। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 4। f ऑफ 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, f ऑफ 4 और f ऑफ 5, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 5। इसके साथ कनेक्शन है। ठीक है, तो हमें हर वैल्यू के लिए, यानी f ऑफ 2 के लिए, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5, fx का मतलब सारी वैल्यूज के लिए यहाँ रखने पड़ेंगे हमें मान। तो कैसे रखेंगे, हम रख रहे हैं g f ऑफ, एक बार x की जगह क्या रख दिया, 2, फिर 3 रखेंगे, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे करके हमें हर एक GOF अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये पहला गोफ हो गया 2 के लिए, f ऑफ 2 के लिए। अब f ऑफ 3 के लिए, g एज इट इज, f एज इट इज, बस 2 की जगह क्या रखेंगे, 3। ठीक है, फिर g एज इट इज, f एज इट इज, अब 3 से बाद क्या रखेंगे, 4, f ऑफ 4, फिर g एज इट इज, f एज इट इज, अब 4 की जगह क्या रखेंगे, 5। खत्म। गोफ के लिए हमें ये चीज निकालनी है बस। 4 एलिमेंट्स हैं f के, तो हर चारों वैल्यूज के लिए अलग अलग GOF आएगा। तो पहले वाली के लिए क्या आएगा, देख रहे हैं भाई, पहले वाली के लिए आएगा g एज इट इज, fx की वैल्यू रख दो, fx यानी सॉरी यहाँ f ऑफ 2 है ना, g एज इट इज,
एफ ऑफ 2 की वैल्यू रखो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो 3 है, ये दे रखा है एफ ऑफ 2 का मान कितना है, एफ ऑफ 2 का मान है 3, तो यहाँ रख देंगे कितना 3। ठीक, इसी तरह ये इस वाले के लिए देखेंगे जी एज इट इज एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 4, यहाँ रख दिया हमने क्या 4। फिर जी एज इट इज एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों की ही वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे, एफ ऑफ 4 की जगह 5 रख दिया, एफ ऑफ 5 की भी वैल्यू 5 ही है, तो जी के साथ में यहाँ भी क्या आ जाएगा 5। हमने एफ वाले फलन की जितने भी मान थे उन सब की वैल्यू रख दी उठा के, जो दे रखी थी वे यूज में थी वे हमने रख दी यहाँ पे। ठीक है, अब हमें खोलना क्या है जी फलन, तो हमें देखना है जी ऑफ 3 का मान, जी ऑफ 3 का भी मान दे रखा है, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 दोनों का ही मान 7 है, तो जी ऑफ 3 का मान कितना आ गया 7। इसी तरह जी ऑफ 4 भी बराबर ही है 7 की, तो ये भी कितना आ गया 7। अब निकालना क्या है जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 की वैल्यू तो 11 है, तो जी ऑफ 5 की वैल्यू 11 है, जी ऑफ 5 फिर से यहाँ रहे कैलकुलेट होकर आया है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 11, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान था, नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 16 है क्या, यदि f सच दैट r टेंस टू r तथा g सच दैट r टेंस टू r फलन क्रम से fx इज इक्वल टू कोस एक्स तथा gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो गोफ तथा फोग ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि गोफ इज नॉट इक्वल टू फोग। ठीक है, हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, गोफ और फोग, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अभी निकालते हैं और सिद्ध करना है कि गोफ फोग के बराबर नहीं आएगा, तो हम निकाल ले हैं पहले क्या, पहले हम निकाल लें GOF गोफ। हमें पता है गोफ का कि ओ हटाएंगे ब्रैकेट लगा देंगे, जी ओ हटाया ब्रैकेट लगाया f लिख दिया, f के साथ x आएगा क्योंकि x के अंदर हमारा क्या है फलन है, तो इसलिए x आएगा। ठीक है, यहाँ अब g एज इट इज अंदर वाले की वैल्यू रखो, अंदर की तरफ से फलन को खोल लेंगे, fx की वैल्यू, fx कितना है, fx है हमारे पास cos x, तो g तो एज इट इज fx की वैल्यू रख दी हमने क्या cos x। ठीक है, अब हमें g फलन खोलना है, तो g के साथ क्या रखा है cos x, यानी जहां भी हमारा g फलन है वहां वेरिएबल की जगह चर राशि की जगह हमें cos x रख देना है। g फलन ये रहा, x की जगह इस तरफ cos x है, तो इसका मतलब ये जो फलन है इस x की जगह हम क्या रख देंगे cos x रख देंगे g फलन के अंदर, तो उस x की जगह cos x रख दो। 3 एज इट इज x की जगह cos x रखोगे तो cos x की घात 2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x, cos x की पूरे की घात 2 बोल दो या cos स्क्वायर x बोल दो, बात एक ही है। ये तो आया हमारा गोफ फलन। अब हम निकाल ले हैं क्या फोग, और FOG, इस बार क्या निकालना है फोग निकालना है। ठीक है भाई, f एज इट इज o हटाया ब्रैकेट लगा दिया, g एज इट इज साथ में वेरिएबल x है तो x आएगा f ऑफ gx, इसका मतलब है गोफ का मतलब क्या होता है f ऑफ gx। ठीक है, तो f तो एज इट इज अंदर की तरफ क्या है gx, तो उसकी वैल्यू रख दो, gx का मान कितना है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, हमें f फलन खोलना है, तो f फलन को देखेंगे हम और जो भी वेरिएबल है उसकी जगह हम क्या रख देंगे 3x स्क्वायर। f फलन ये रहा हमारा, ये रहा, वेरिएबल क्या है यहाँ x, तो इस x की जगह क्या रख देंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है वही रख देना, तो रख दो भाई, क्या होगा कोस, इस x की जगह क्या रख रहे हैं हम 3x स्क्वायर। तो देखो गोफ क्या है हमारा 3 कोस स्क्वायर x, फोग क्या आया कोस 3x स्क्वायर, क्या दोनों बराबर हैं, दोनों चीज निकालने के लिए बोल रहा था हमने निकाल दी, क्या दोनों बराबर हैं, तो नहीं दोनों बराबर नहीं है, अतः GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, यही हमें सिद्ध करना था। बताओ कितना ज़्यादा आसान है, तो नोट करो फटाक से फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। उदाहरण नंबर 17, ये अलग है थोड़ा, व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है हमें कि ये इन्वर्टिबल है, कि व्युत्क्रमणीय है, कि इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। पहली बात तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है।
दूसरी चीज, फिर इसका इनवर्स भी हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, मान लीजिए कि f सच दैट n टेंस टू y, यानी नेचुरल नंबर से y में कोई फलन परिभाषित है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y स्मॉल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस के 3। किसी x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत अलग अलग वीडियो मिलेंगी आपको देखने के लिए, देखते होगे यूट्यूब पे, लेकिन बहुत इजी वे में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो कंफ्यूज रह जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो करेंगे क्या, इन्वर्सिबल फंक्शन समझना होगा पहले आपको। 1 मिनट देना भाई। हाँ, तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, देखो पहली बात तो ये एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमें पता है किसको बोलते हैं, वाई को। पहला काम जो करना है, वाई बराबर 4x प्लस के 3। कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स दिया है तो वाई हम उसको लिख सकते हैं 4x प्लस के 3। तो यहां से हमें करना क्या होगा, यहां से एक फलन तो x के पदों में है हमारे पास, दूसरा फलन खुद से बनाना होगा y के पदों में। तो y के पदों में बनाना है तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम वही काम कर रहे हैं, 3 को दूसरी तरफ भेज रहे हैं, y माइनस 3 बराबर 4x। अगर x की वैल्यू निकाल लोगे तो y माइनस 3/4 होगी, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं x बराबर y माइनस 3/4। ये 4 गुणा में था, दूसरी तरफ भेज दिया। ठीक है, अब ये जो फलन आया ये y के पदों में, देखो इस तरफ सब y है, तो ये जो x है हम इसको बोल सकते हैं g ऑफ y, क्योंकि y के पदों में है इधर सब कुछ, तो हम इसको बोल सकते हैं gy। तो gy बराबर कितना आया, y माइनस 3/4। सबसे पहला काम ये करना है, एक फलन x के पदों में दे रखा है, दूसरा फलन y के पदों में ले आएंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे और उस x को बोल देंगे हम gy। तो 2 फलन हो गए हमारे पास, fx और gy। ठीक, अब हमें इसको इन्वर्सिबल प्रूव करना है, व्युत्क्रमणीय प्रूव करना है। तो व्युत्क्रमणीय प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखो रफ में समझ लो, हमें गोफ x बराबर सिद्ध करना होगा x के, और फोग y बराबर सिद्ध करना होगा y के। ठीक, देखो गोफ और फोग 2 चीजें। गोफ के साथ x क्यों लिया, क्योंकि f के साथ x है, इसलिए g ऑफ एफ एक्स लिया। g के साथ y क्यों लिया, क्योंकि हमने जी वाई फलन बनाया, तो फोग y आएगा और गोफ x आएगा। अगर ये चीज तुम्हारी समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, अगर गोफ x बराबर आ गया x के और फोग y बराबर आ गया y के, तो इसका मतलब फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है, यानी उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, इनवर्स निकाला जा सकता है। तो चलो हम ये 2 ही चीज़ निकाल लें यहीं से। इसको थोड़ा इधर लिख लूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, g ऑफ x, ये निकाल लें हम गोफ x। तो g एज इट इज, o हटाया, ब्रैकेट लगा दिया, fx। ठीक है भाई, सिंपल वही काम जो अभी पहले करते आ रहे थे। g एज इट इज, fx रख दो। fx क्या है, fx है 4x प्लस के 3। इस fx की जगह हमने क्या रख दिया, 4x प्लस के 3। ठीक है, अब जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया, g फलन हमें खोलना है, तो g फलन के अंदर जहां भी वेरिएबल है उसकी जगह 4x प्लस के 3 रख देंगे, ब्रैकेट वाली चीज रख देंगे। तो g फलन हमारा कहाँ है, g फलन ये रहा। वेरिएबल देखना है, मैं ये नहीं कि x नहीं है, x की जगह ही तो रखते आ रहे हैं अब तक भैया, ये क्या कर रहे हैं कि y की जगह रख रहे। वेरिएबल बोलता आ रहा हूं मैं, चर राशि की जगह रखना है। तो चर क्या है यहाँ, y के पदों में है फलन, तो इस y की जगह क्या रख देंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, इस y की जगह हमने क्या रखा, 4x प्लस के 3। इस y की जगह रख दिया, फिर आगे क्या था माइनस, फिर क्या था 3, और बटे में क्या था 4। इस प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, बचा क्या 4x बटे 4, 4 एकम 4 कट गए, क्या बचा x। तो गोफ x बराबर आ गया x के। इसी तरह फोग y निकाल ले, फोग y के बराबर सिद्ध करना है, तो हम फोग y निकाल लें। f एज इट इज, o हटाया, ब्रैकेट लगा दिया,
जी ऑफ वाई एज इट इज, ठीक है, एफ एज इट इज, जी ऑफ वाई की वैल्यू रख दो ब्रैकेट वाले के अंदर की, जी ऑफ वाई यानी जी वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 3/4, तो रख दो इस जी वाई की जगह वाई माइनस 3/4, ठीक। अब हमें एफ फलन खोलना है, तो जहां भी एफ फलन है और जो भी वहां वेरिएबल है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये ब्रैकेट वाली चीज। एफ फलन ये रहा हमारा, वेरिएबल क्या है एक्स, इस एक्स की जगह ये ब्रैकेट वाली चीज रख दो, क्या 4 बाहर है, ठीक है, एक्स की जगह हम रख रहे हैं वाई माइनस 3/4, ठीक है, इस एक्स की जगह रख दिया, 4 बाहर था, एक्स की जगह वाई माइनस 3/4, बाद में क्या है प्लस के 3 है, तो ये बटे में 4 है, ये गुणा में 4 है, 4 से 4 कट गया, बचा क्या y माइनस 3 प्लस 3, -3 से +3 कट गया, बचा गया y। तो हम कह रहे हैं चूंकि गोफ x बराबर है x तथा फोग y बराबर है y, इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, देयरफॉर फंक्शन इज इनवर्टिबल, ठीक है। अब इसके आगे बोला क्या था, इसके आगे बोला था कि व्युत्क्रम भी निकाल के बताओ, ठीक है, या प्रतिलोम भी निकाल के बताओ। तो ये जो तुम y के पदों में जो ये फलन बनाते हो ना जी वाई, ये जो फलन है ये fx का व्युत्क्रम ही होता है, यही इसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो हम बोल देंगे क्या, f इनवर्स इज इक्वल टू, व्युत्क्रम यानी इनवर्स, f इनवर्स क्या होगा y माइनस 3/4, ये आ जाएगा आंसर। आंसर शीट में x माइनस 3/4 भी दे रखा होगा, तो वेरिएबल से मतलब नहीं है, बस इनवर्स क्या आ गया y माइनस 3/4, तो ये इसका व्युत्क्रम है, ठीक है। तो नोट करो इसे फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो उदाहरण नंबर 18 में दिया क्या है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तुल्यता मतलब R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है समुच्चय A में, यानी स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। R1 R2 करके दे दे, या R और S, R इंटरसेक्शन S भी एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका पिछले कुछ सालों से लगातार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, है कुछ नहीं और बिल्कुल सिंपल है, बस लैंग्वेज ही लिखनी है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत ध्यान से देखना। देखो हम मान लेंगे कोई समुच्चय तो मानना पड़ेगा A, तभी हम उसके अवयव लेके दिखा पाएंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। A B C 3 अवयव ले लिए हमने समुच्चय A के अंदर, क्यों, क्योंकि जब संक्रामक की बात आती है तो A से B और B से C तक हमें दिखाना पड़ता है संबंध। तो ये कह रहा है कि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो इन अवयवों से समुच्चय में से R1 और R2 दो संबंध बना रखे हैं जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। अब एक बात बताओ, जब दोनों तुल्यता संबंध है, ये स्वतुल्य के लिए देख रहे हैं, हम पहले स्वतुल्य के लिए देख रहे हैं, स्वतुल्य के लिए, क्योंकि दोनों तुल्यता संबंध है, दोनों तुल्यता संबंध है, इसका मतलब A, B, B, C, C तीनों का खुद से रिलेशन R1 के अंदर भी होगा और R2 के भी, क्योंकि R1 भी स्वतुल्य है और R2 भी स्वतुल्य है, तो इसका मतलब R1 जो संबंध है उसके अंदर और कुछ मिलो या ना मिलो, A, B, C, C, ये तीन तो मिलेंगे एक्स्ट्रा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि स्वतुल्य है, बोल रखा है R1 और R2 दोनों तुल्यता है, R1 में भी ये अवयव है, ठीक है। जब R2 भी स्वतुल्य है तो इसका मतलब R2 के अंदर भी इन तीन का तो खुद के साथ रिलेशन होगा ही होगा पक्का, ये तीन हमने जो मान रखे हैं, ठीक है, क्योंकि R2 भी तुल्यता संबंध है, सॉरी। तो इसका मतलब जब R1 के अंदर भी A, A है और R2 के अंदर भी A, A है, तो इन दोनों का R1 इंटरसेक्शन R2, अगर देखें R2 भी तो यही होगा, R2 के अंदर और कुछ हो या ना हो,
R2 के अंदर A कोमा A कोमा B कोमा B कोमा C कोमा C, ये तो होगा ही होगा डेफिनेटली, तभी वो स्वतुल्य कहलाएगा, है ना। R1 और R2 दोनों तुल्यता कह रखे तो स्वतुल्य भी है इसका मतलब, और स्वतुल्य है तो तीनों अवयवों का खुद का खुद के साथ रिलेशन R1 में भी मिलेगा और R2 में भी मिलेगा। अब एक बात बताओ, R1 के अंदर भी A कोमा A है, R2 के अंदर भी A कोमा A है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन पार्ट, तो A कोमा A R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो होगा, दोनों में जो चीज कॉमन है तो ठीक है, ये दोनों में कॉमन है तो R1 कोमा R2 के अंदर भी A कोमा A होगा। इसी तरह B कोमा B इसमें है, R2 में भी है, तो इनका कॉमन पार्ट जो दोनों में हो वो कॉमन कहलाता है, इसमें भी है इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा, वो कॉमन पार्ट ही होता है। C C तो C भी इसके अंदर होगा। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं प्रत्येक A कोमा A, मतलब जो भी अवयव है ये सारों का अगर हम ऐसे लेवें A कोमा A खुद का खुद के साथ रिलेशन लेवें तो वो बिलोंग्स टू R1, तथा A कोमा A बिलोंग्स टू R2, R2 में भी होगा। और साथ में हम रीजन लिख देंगे, चूंकि R1 तथा R2 स्वतुल्य है इसलिए हमने ये बात बोल ली है भाई, तो यहाँ साथ में कारण लिख दो, चूंकि R1 तथा R2 स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, इसलिए हमने बोल दिया कि इस तरह से प्रत्येक अवयव का खुद का खुद के साथ रिलेशन R1 के अंदर भी होगा और R2 के अंदर भी होगा। तो साथ में ये लिख देंगे इम्प्लाइज दैट, जब R1 के अंदर भी A कोमा A है, R2 के अंदर भी A कोमा A है, इसका मतलब A कोमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, जो इनका दोनों का कॉमन पार्ट है उसमें भी ये अवयव होगा, अतः R स्वतुल्य है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। ठीक है, अब बात करते हैं सममित की। सममित, सममित के लिए क्या करेंगे, सममित के लिए क्या करेंगे, चूंकि R1 तथा R2 सममित हैं, सममित है, इसलिए प्रत्येक मतलब हर अवयव अगर ऐसे लेवे हम A कोमा B बिलोंग्स टू R1 तो B कोमा A उसका उल्टा भी R1 के अंदर होगा, तथा प्रत्येक A कोमा B बिलोंग्स टू R2, अगर A कोमा B R2 के अंदर है तो उसका उल्टा B कोमा A भी R2 के अंदर होगा। और जब R1 के अंदर भी A कोमा B का उल्टा B कोमा A मिल रहा और R2 के अंदर भी A कोमा B का उल्टा B कोमा A मिल रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसलिए A कोमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर भी होगा, क्योंकि दोनों के अंदर है R1 और R2 के, तो इसका मतलब कॉमन भी है और कॉमन भी इसके अंदर होगा R1 इंटरसेक्शन R2 के, और तथा इसका उल्टा B कोमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, अतः R सममित है, अतः R सममित है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज लिखनी और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक के लिए चाहो तो तुम खुद से भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं लिख दूंगा क्या कि A कोमा B बिलोंग्स टू R1 तथा B कोमा C बिलोंग्स टू R1। अगर R1 संक्रामक है, चूंकि बोल रखा तुल्यता है R1 भी और R2 भी, तो इसका मतलब R1 के अंदर कैसे होगा, A कोमा B बिलोंग्स टू R1 है और B कोमा C बिलोंग्स टू R1 है, तो इसका मतलब बीच वाले को छोड़ के B को A कोमा C भी R1 के अंदर होगा। इसी प्रकार R2 के अंदर भी सेम चीज होगी, और जब दोनों के अंदर सेम चीज है तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी वो चीज जरूर मिलेगी, इसीलिए R संक्रामक भी हम सिद्ध कर देंगे। तो या तो तुम इसको नोट करो, मैं साफ करके फिर इसको कर रहा हूँ संक्रामक। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके तब नोट कर लेना। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, स्वतुल्य को और सममित को, यहाँ पे मैं संक्रामक के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या लिखेंगे, संक्रामक के लिए वही चीज लिखेंगे, केवल इनकी डेफिनेशन से मतलब है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो संक्रामक हेडिंग डालने हैं, संक्रामक। संक्रामक में हमें पता है, पहले तो ये लिखेंगे क्या, चूंकि R1 तथा R2 संक्रामक है,
संक्रामक तो होंगी क्योंकि तुल्यता है। तुल्यता में क्या होता है, सम्मित भी होता है, स्वतुल्य भी होता है और संक्रामक भी होता है। संक्रामक है, इसलिए जब R1 और R2 संक्रामक है, इसलिए A कोमा यदि A कोमा B बिलोंग्स टू R1 होगा तथा B कोमा C बिलोंग्स टू R1 होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये बीच वाले को छोड़ के B को A कोमा C बिलोंग करेगा, A कोमा C बिलोंग्स टू R1। इसी प्रकार यदि A कोमा B बिलोंग्स टू R2 है तथा B कोमा C बिलोंग्स टू R2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि B को हटा दो बीच वाले को, A कोमा C बिलोंग्स टू R2। अब एक बात बताओ, R1 के अंदर भी वही चीज है, R2 के भी वही चीज है, R1 के अंदर भी वही चीज है, R2 के अंदर भी वही चीज है, R1 के अंदर भी वही चीज है, R2 के अंदर भी वही चीज है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन हुई। इसका मतलब A कोमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि A कोमा B R1 में भी है, R2 में भी है, इसका मतलब इनके कॉमन पार्ट में भी ये मिलेगा। तथा B कोमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि R1 में भी है R2 में भी है, इसलिए इनके इंटरसेक्शन में भी ये चीज मिलेगी। और A कोमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखो R1 इंटरसेक्शन क्योंकि A कोमा C R1 में भी है R2 में भी है, इसलिए इनके कॉमन पार्ट में मिलेगा। अब एक चीज देखो, जब A कोमा B भी R का अवयव है, B कोमा C भी R1 इंटरसेक्शन R2 का अवयव है, तो इसका मतलब बीच वाले को हटा के A कोमा C R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर मिल गया है, तो इसका मतलब क्या है, अतः R संक्रामक है, अतः R संक्रामक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य भी है, R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित भी है और R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक भी है। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। उदाहरण नंबर 19 क्या दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय A में धन पूर्णांकों के कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर का एक संबंध R इस प्रकार है कि x, y संबंध रखता है u, v से। इस R का मतलब क्या है, संबंध रखता है u, v से, मतलब x, y का कनेक्शन है u, v से। कब, यदि xv बराबर हैyu के। तो क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है। ठीक है, अजीब सा ही एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो इसने क्या बोला है, कर्मित युग्म। इस बार पहले तो हम क्या लेते थे कि समुच्चय A के अंदर इस प्रकार अवयव होते थे A, B, C, तो हमें स्वतुल्य सिद्ध करना था, तो इसका मतलब A बिलोंग्स टू R दिखाना पड़ता था, B बिलोंग्स टू R दिखाना पड़ता था, किसी भी एक अवयव का खुद के साथ रिलेशन सम्मित करना था। तो अगर A, B है तो उसका उल्टा B, A R का अवयव होना चाहिए, B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, इस तरीके से। लेकिन यहां जो अवयव दिए हुए हैं ना समुच्चय के, में है ही ऑर्डर्ड पेयर में कर्मित युग्म, मतलब ये एक अवयव है, A की जगह क्या है x, y, B की जगह क्या है u, v, इस तरह से है, दो अवयव है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें सिद्ध करना हो तो x, y ये पूरा बिलोंग्स टू R दिखाना पड़ेगा, तब जाके स्वतुल्य होगा। एक ही जगह ही जोड़ा, एक अवयव ही जोड़े के रूप में है, कर्मित युग्म के रूप में है, इसलिए ये कंफ्यूज करता है थोड़ा क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि इस अवयव के साथ संबंध तभी होगा, केवल और केवल तभी होगा यदि xv बराबर होyu के। तो देख रहे हो रहा क्या है, हो रहा है लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ गुणा करा के, अगर बराबर आ जावे बीच वाले के साथ गुणा करा के, तो हम बोलेंगे कि x, y
संबंध रखता है u कोमा v से, इस तरीके से है। तो स्वतुल्य हेडिंग डाल लेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य। स्वतुल्य में हमें जो चीज दे रखी हम ये लेके चल रहे हैं कि x कोमा y संबंध रखेगा x कोमा y से, खुद का खुद के साथ संबंध रखेगा। तो क्या चीज ये सही है, आ रही है क्या? देखते हैं भाई। इंप्लाइज दैट लास्ट वाले की गुणा कराऊं लास्ट में, जैसे ये बोल रहा था कि लास्ट वाले की गुणा लास्ट वाले में करा के क्या आया, एक्स वाई। बीच वाले की गुणा बीच वाले में कराऊं, क्या आ रहा है, वाई एक्स। तो ये चीज सही है क्या? एक्स वाई कह दो या वाई एक्स कह दो, दोनों चीज बराबर होती है क्या? हाँ, 2 तिया भी 6 होते हैं, 3 दूनी भी 6 होते हैं, कैसे भी लिख लो गुणा में। तो एक्स वाई बराबर होगा वाई एक्स के, इसलिए ये हमने कह दिया एक्स वाई संबंध रखेगा एक्स वाई से, क्योंकि ये संबंध पे खरा उतर रहा है। जो संबंध दिया है कि लास्ट वाले की लास्ट में गुणा करा के बराबर आना चाहिए बीच वाले की बीच में गुणा करा के, सममित की सममित। अगर ये देखो ये दोनों बराबर थे तो हमने बोला क्या, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमने क्या बोला कि पहले वाले क्या इसके साथ पहला कोमा ये, इसका पहला कोमा उसका पहला, ठीक है, संबंध रखेगा इसका दूसरा कोमा उसका दूसरा, लेकिन उस तरफ से u पहले फिर बाद में v। इसी तरह हमने यहां किया, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब पहला कोमा पहला इधर रखा, सॉरी पहला कोमा पहला, पहला कोमा पहला ये इधर रखा x कोमा y, संबंध रखेगा उधर वाला, जैसे उधर पहले u लिया था ना, u फिर क्या लिया था v, तो इसी तरह u v लिया था तो x y लेंगे, x y संबंध रखेगा x y से। तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि x कोमा y संबंध रखता है किससे, u कोमा v से। हम a कोमा b दिखाते हैं, a कोमा b संबंध रखता है, a का b से संबंध है तो b का a से संबंध होना चाहिए, इस तरीके से ही तो सबमित होता है। तो x कोमा y ये एक अवयव हो गया a, ये हो गया b, a कोमा b है तो हमें इसका उल्टा u v इस तरफ लेंगे, x y उस तरफ लेंगे। लेकिन a कोमा b x कोमा y संबंध रखता है u कोमा v से, तो क्या हो रहा है, तो हो रहा है कि पहले वाले का लास्ट वाले के साथ एक्स वी बराबर बीच वाले का बीच वाले के साथ वाई यू, ठीक है। इसी तरीके की तो है, पहले वाले का लास्ट वाले के साथ, ठीक है, एक्स का वी के साथ, वाई का यू के साथ, ये इसने बोला है, ठीक है। हम इसका उल्टा यानी यू वी इस तरफ आ जाए, यू कोमा वी संबंध रखेगा किससे, एक्स कोमा वाई से। ये बी पहले ले आए, ए को बाद में लेंगे, बस जोड़ा है इस वजह से कंफ्यूज करता है। तो ये एक अवयव है, इसका उल्टा रिवर्स, ये ए, इसे एक बार के लिए ए मान के चलो, इसे बी मान के चलो, ए कोमा बी, ए का संबंध है बी से, तो इसका उल्टा ही तो करना है हमें, बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में। तो ये आना चाहिए, यू कोमा वी संबंध रखना चाहिए एक्स कोमा वाई से। तो यहां से ही देखो एक्स एक्स वी है, इसे उल्टा लिख लो वी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा में सेम चीज होती है। वाई यू है, इसको यू वाई लिख लो। यहां से हमने बोला कि हम इसको ऐसे बदल के लिख सकते हैं। अब इसको मैं चलो अभी नहीं साफ कर रहा, आगे लिखेंगे। वी एक्स लिख लिया, इसको यू वाई लिख लिया। अब यहां ध्यान दो, जो संबंध था हमारा, अगर ये दो चीज गुणा वाली इधर वाली और दो चीज गुणा वाली उधर वाली आपस में बराबर आ रही है, तो हम किसको बोल रहे हैं कि किसका संबंध किससे होगा, पहला कोमा पहला, पहला कोमा पहला, उसका संबंध होगा किससे, दूसरा उस तरफ से और इस तरफ से फिर दूसरा, यू वी। इसी तरह अगर ये दो चीज बराबर आ रही है तो हम कहेंगे पहला कोमा पहला, वही हमने यहां कहा, पहला कोमा पहला, वी कोमा वी। सॉरी, इसको बदल के लिख लो ना ऐसे, क्योंकि हमें u पहले लेना है, इधर v आ रहा है, यू वाई बराबर वी एक्स कह सकते हैं, यू वाई बराबर वी एक्स। तो हम कह सकते हैं, अब देखो अगर ये दो चीज बराबर आ रही है तो पहला कोमा पहला यानी u कोमा v, फिर उस तरफ से दूसरा, फिर इसका दूसरा, उस तरफ से दूसरे को पहले रखेंगे, फिर इस तरफ का दूसरा रखेंगे। जैसे वहां करा देखो,
ये दो चीज बराबर आ रही थी तो हमने कहा पहला कोमा पहला इस तरफ रखा, फिर आर लगाया, फिर उस तरफ से दूसरा, फिर इधर वाला दूसरा, उस तरफ का दूसरा यहां रखा, कोमा इस तरफ का दूसरा। इसी तरह यहां किया हमने, क्योंकि u पहले लेना था इसलिए ये लाइन बदल के लिख ली हमने, यू वाई कर लिया, यू वाई को इस तरफ ले, वी एस को उस तरफ ले गए। तो इधर से अगर ये दो चीज बराबर आ रही है तो हम कह रहे हैं पहला कोमा पहला, ठीक है, उसकी तरह, फिर आर यानी संबंध रखता है किससे, दूसरा उस तरफ का, फिर इस तरफ का दूसरा, दूसरा उस तरफ का, कोमा दूसरा इस तरफ का, ये बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये चीज हमने लिखी है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसलिए u कोमा v संबंध रखेगा किससे, x कोमा y से। थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देता है ये क्वेश्चन, तो इस वजह से क्या होगा, अतः r सम्मित है, अतः r सम्मित है, सम्मित है, ठीक है। अब एक चीज बची बस, क्या, संक्रामक। संक्रामक जैसे ही प्रूव कर दोगे ये तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर इसको साफ करके मैं संक्रामक प्रूव करूंगा इसको, ठीक है। तो देखो मैंने रब कर दिया, ये साफ कर दिया। अब इसको हमें प्रूव करना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए भी करना कुछ नहीं है, संक्रामक। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। तो देखो अब क्या है संक्रामक संबंध। संक्रामक में होता क्या है कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो बीच वाले को छोड़ के a कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ a और b नहीं दिया, यहाँ तो जोड़े दिए हुए हैं, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो c एक और लेना पड़ेगा हमें, ऐसा ही कर्मित युग्म एक्स वाई हो गया, यू वी हो गया, आर एस ले लो, और इससे अलग चाहे कुछ भी ले लो, डब्ल्यू जेड ले लो, जो यहाँ ना हो वो कुछ भी ले सकते हैं हम। तो a कोमा b ले लो इससे अलग, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, देखो यदि x कोमा y का संबंध है r से, x कोमा y का संबंध है u कोमा v से, तो हो रहा है क्या, एक्स वी बराबर है वाई यू के। समीकरण नंबर 1 सिंपल। और एक अवयव और नया ले लिया हमने कि ए से बी पर गए, बी यानी यू कोमा वी, और इसका संबंध करा दिया किसी अलग अवयव से, ए कोमा बी ले लिया, या एम एन ले लो, ए कोमा बी से कंफ्यूज हो रहे हो तो एम कोमा एन ले लिया हमने, ठीक है। एक्स वाई से यू वी पर गए और यू वी से एम एन पर गए, जैसे ए से बी और बी से सी। तो अगर इससे इस पे जाएंगे तो क्या होगा भाई, देखो इससे इस पे गए थे तो इसका मतलब पहले वाले की लास्ट वाले में गुणा करा के बराबर आ रहा था, बीच वालों की आपस में गुणा करा के, वही काम यहाँ होगा, पहले वाले की लास्ट में गुणा करा के u की गुणा n में करा दी, बराबर किसके आएगा, v की गुणा m में, v की गुणा m में, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बस करना कुछ नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, इधर क्या है एक्स वी गुणा इधर क्या है यू एन, उधर क्या है वाई यू गुणा इधर क्या है वी एम। अब जो चीज गुणा में है वो दूसरी तरफ साइड में जाएगी, जब तो बटे में जाएगी, तो ये u उस तरफ जाएगा, बटे में जाएगा, इसका मतलब u से u कटेगा, ठीक है। और क्या कट रहा है, v से v कटेगा, v से v कटेगा, बचा क्या x इंटू एन बराबर y इंटू एम। तो अगर दो चीज ऐसी बराबर आ जाती हैं तो हम किस तरह से संबंध निकालते हैं, पहला कोमा पहला x कोमा y का संबंध उस तरफ से दूसरे वाला m कोमा इस तरफ का दूसरे वाला n। देखो a से b पर गए, b से c पर गए, बीच वाले को छोड़ दो, a से c के साथ संबंध आना चाहिए था, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ही संबंध आ गया, क्या हो गया संक्रामक। बस कंफ्यूज करना है इस क्वेश्चन का मतलब, और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो बस लास्ट में लिख देंगे अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। अब लास्ट की एक लाइन खुद से लिख देना, चूंकि आर स्वतुल्य भी है, आर सम्मित भी है, आर संक्रामक भी है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आसान है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने टाइम देखा अभी, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी के जो एग्जाम्पल्स बचे हैं, 5 या 6 एग्जाम्पल्स बचे हैं,
वे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हम छोड़ना नहीं है एक भी एग्जाम्पल, सारे करने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बना है फोक गोफ वाला। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं जितने भी हैं, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि एग्जाम में एग्जाम्पल से नहीं आता। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है तो मेरे साथ बने रहें, और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज एक एक सिंगल क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने क्लासमेट्स को। अगर शेयर करोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कोई देख रहे हैं बच्चे, समझ आ रहा है, अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताया करो। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जो भी हमारे न्यू वीडियोस अपलोड हों वे सबसे पहले आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।